हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर पंकज कुमार, लेक्चरर केमिस्ट्री, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में टॉपिक लेंगे शेप्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी परमाणु कक्षकों का आकार और उनका अभिविन्यास। इसी टॉपिक के साथ में हम ये भी जानेंगे कि नोड क्या होते हैं और नोडल प्लेन क्या होते हैं। ये हमारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसमें आगे बढ़ेंगे। शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कक्षकों का आकार और उनका अभिविन्यास। कक्षक क्या होते हैं? पहले तो हम पिछली वीडियोस में जान चुके हैं कि कक्षक क्या होते हैं कि नाभिक के बाहर के वे त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, उन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कक्षक यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑर्बिटल्स यानी कक्षक होते हैं ये उपकोशों के अंदर होते हैं, और उपकोश हमने पढ़े थे। उपकोश यानी उप ऊर्जा स्तर हमने पढ़े थे। उपकोश कितने प्रकार के होते हैं? उपकोश हमने पढ़े थे ये 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक S, P, D और F, 4 प्रकार के उपकोश हमने पढ़े हैं। तो इन उपकोशों में ऑर्बिटल्स यानी जो कक्षक हैं, कक्षक या इन्हीं को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? एस में आपने कहा था कि एक ही ऑर्बिटल होता है। पी में आपने कहा था कि पी जो उपकोश है तो इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक पहला कक्षक, दूसरा, तीसरा, 3 कक्षक यानी 3 ऑर्बिटल होते हैं पी उपकोश में। जो डी उपकोश है, डी उपकोश में आपने बताया था कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी में आपने बताया था कुल 5 कक्षक होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 कक्षक होते हैं। और जो F ऑर्बिटल है, F में कितने आपने बताए थे? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कहने का मतलब आपने कहा था कि जो S ऑर्बिटल होता है, S उपकोश होता है, S उपकोश में 1 ऑर्बिटल होता है। P उपकोश में 3 कक्षक होते हैं, D में 5 कक्षक होते हैं और F में 7 कक्षक होते हैं। तो इन कक्षकों का मतलब है कि S में 1 कक्षक है तो इस कक्षक का नाम हो जाएगा S कक्षक। जो S के अंदर एक ही कक्षक है तो उस कक्षक का क्या नाम होगा? S कक्षक, यानी S ऑर्बिटल। P में 3 ऑर्बिटल, तो ये तीनों P ऑर्बिटल, ये पहला P ऑर्बिटल, ये दूसरा P ऑर्बिटल, ये तीसरा P ऑर्बिटल, तो इनको हम कहते हैं P कक्षक। और फिर ये D में 5 है तो इसको भी D, इसको भी D कक्षक, ये भी D कक्षक, ये भी, यानी 5 D कक्षक है। P उपकोश में कितने D कक्षक हैं? D उपकोश में 5 D कक्षक है। तो इनके नाम भी आपको बताए जा चुके हैं पिछले वीडियोस में कि जो S कक्षक है तो इसको तो हम S कक्षक ही कहेंगे। ये पहली कक्षा का रहे, पहली कक्षा का अगर उपकोश है तो 1S कहेंगे, दूसरी कक्षा का है तो 2S, तीसरी कक्षा का है तो 3S। इसी टाइप से जो अक्ष होते हैं, अक्षों के रोटेशन के आधार पे, उनके अराउंड ओरिएंटेशन के आधार पे, जो ये पहला उपकोश, दूसरा, तीसरा, तो इसका नाम हो जाता है, अगर ये PX, दूसरे का होता है PY और तीसरे का नाम होता है PZ। यानी पहला जो ऑर्बिटल है ये X एक्सिस के अराउंड होगा, दूसरा Y एक्सिस के अराउंड होगा, तीसरा Z एक्सिस के अराउंड होगा, 3 कक्षक। इसी तरह इनके आपने नाम बताए थे DXY, DYZ, DZX, D x² y², फिर DZ²। इसी तरह आपने F कक्षकों के भी नाम बताए थे। तो इन कक्षकों की, ये तो हमने एक नोटेशन दिखा दिया कि इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल हमने आपको बना के दिखा दिए। लेकिन इन ऑर्बिटल्स का साइज कैसा होता है, इनका आकार कैसा होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं, यानी उनमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का ओरिएंटेशन कैसा है, इस चीज़ को हम जानेंगे इस वीडियो में कि जो ऑर्बिटल्स में ओरिएंटेशन कैसा है और उनका आकार कैसा है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले S कक्षक, फिर P कक्षक, फिर D कक्षक और बाद में F कक्षक। तो जो S कक्षक का आकार होता है वो कैसा होता है, वो आप दिमाग में बैठा लीजिए। S कक्षक का आकार होता है गोलाकार, यानी S कक्षक होता है स्फेरिकल। इसका साइज कैसा है? ये शेप स्फेरिकल। जो P कक्षक होता है उसका कैसा होता है शेप? उसका होता है डम्बल शेप। डम्बल शेप का है ना, होता है वो डम्बल के जैसा होता है, डमरू के आकार के, ऐसा डम्बल शेप उसको बोलते हैं, डम्बल के आकार का होता है। तो गोलाकार, तो ये हो गया डम्बल शेप, ये हो गया डम्बल शेप। फिर इसके बाद में जो D
ऑर्बिटल होते हैं, यानी डी उपकोष के जो कक्षक हैं डी ऑर्बिटल, उनका शेप कैसा होता है? उनका होता है डबल डंबल के जैसा। एक अगर ये डंबल है तो दूसरा ये डंबल, यानी उनका शेप कैसा होता है? डबल डंबल का। ये बीच में क्या होता है? सेंटर, यानी ये होता है नाभिक। एस कक्षक के बीच में ये नाभिक होगा। और एफ जो कक्षक होते हैं, इनका डंबल, इनका डबल डंबल, यानी डबल डंबल, इसको हिंदी में द्विडंबल भी आप लिख सकते हैं, द्विडंबल, द्विडंबल। एफ जो होते हैं, इनकी जो है आकृति, इनका जो आकार है वो अत्यंत जटिल होता है, जो 2D में आसानी से डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अत्यंत जटिल इसका स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम बना के नहीं दिखाते हैं। 3 से हम काम चलाते हैं कि 3 जो है इनका आकार कैसा होता है। तो इनके आकार, अब आपने कहा था P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, तो उन 3 कक्षकों का तीनों का आकार तो ऐसा ही होगा, लेकिन उनका ओरिएंटेशन कैसा होगा वो आपको जानना है। इसका गोलाकार होगा तो इसका ओरिएंटेशन कैसा वो आपको जानना है। P का डबल डंबल के जैसा होता है, तो क्या सभी जो 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल्स एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेशन करते हैं या अलग अलग करते हैं? उसी चीज़ को आपको जानना है आगे। तो इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये तो हो गया इनका शेप, आकार कैसा है। आकार आपने बताया, इस कक्षक का गोलाकार, पी कक्षक का डंबल जैसा, डी कक्षक का डबल डंबल जैसा, और जो एफ कक्षक है उसका अत्यंत जटिल होता है। तो अब दूसरे नंबर पे हम जानेंगे कि इन आकारों के साथ में इनका ओरिएंटेशन कैसा है वो देखते हैं। ओरिएंटेशन कैसा होता है? तो ओरिएंटेशन जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं पहले एस कक्षक से। एस कक्षक यानी इसका अभिविन्यास। अब हम क्या जान रहे हैं? अब हम जानेंगे इसका अभिविन्यास क्या होता है। एस कक्षक आपने बताया है गोलाकार होते हैं, गोलाकार। तो इसका मतलब आप फिगर से देख सकते हैं कि ये एस कक्षक बना हुआ है, ये इधर एस कक्षक बना हुआ है। ये हम कोई एटम मान लेते हैं, तो उसका ये न्यूक्लियस है, नाभिक है। तो नाभिक के अराउंड एक्सिस डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। एक्स अक्ष हो सकता है, वाई अक्ष और जेड अक्ष, यानी एक्स वाई जेड, ये 3 टाइप की जो एक्सिस हो सकती हैं। तो इन एक्सिस पे जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्सिस को मान के रोटेशन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर गोलाकार आकृति में, गोलाकार आकृति में क्या करते हैं? ओरिएंटेशन कहते हैं, घूमते हैं। यानी जो एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन है वो कैसा आकार बनाते हैं? वो बनाते हैं गोलाकार। तो ये हो गया। तो हमने मान लिया कि जो पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा का जो एस उपकोष है यानी 1s ऑर्बिटल, तो 1s ऑर्बिटल का आकार कैसा हो गया? गोलाकार। उसका शेप ये होगा। उसका अक्षों से एक्स वाई जेड के जो है अराउंड सममित पैटर्न होता है, यानी ये एक्स वाई जेड सबके अराउंड सममित गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑर्बिटल हो जाएगा जो है आकार गोलाकार। इस फिगर में हम देखते हैं, अगर हम पहली कक्षा का S ले लें और दूसरी कक्षा का S ले लें, यानी 1s ऑर्बिटल की बात करें, 2s ऑर्बिटल की बात करें, तो जो 1s ऑर्बिटल होता है तो S तो गोलाकार होगा, तो ये नाभिक के अराउंड जो पहला ऑर्बिटल है वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? 1s ऑर्बिटल। और फिर 2s ऑर्बिटल यानी दूसरी कक्षा का S ऑर्बिटल है, तो इसके बीच में कुछ एनर्जी गैप होता है। फिर आगे जो नया ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है? 2s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल ये भी गोलाकार है और जो 2s ऑर्बिटल है ये भी गोलाकार। फर्क क्या है? एनर्जी में डिफरेंस है कि 1s की एनर्जी कम है तो ये नाभिक के समीप है, निकट है, और 2s की एनर्जी अधिक है तो नाभिक से थोड़ा सा दूर है। लेकिन शेप कैसा है दोनों का? 1s और 2s का दोनों का शेप कैसा है? दोनों का शेप गोलाकार है। एक्सिस के अराउंड इनका जो है सिमेट्रिक पैटर्न है, यानी एक्सिस कोई मान के रोटेशन नहीं करते हैं। एक्सिस के अराउंड इनका एक्स वाई जेड तीनों अक्षों के परितः इनका सममित अभिविन्यास। ये हो गया एक्स अक्ष का। दूसरा, अब हम देखें वाई अक्ष का, यानी जो पी कक्षक हैं, तो इनका अभिविन्यास कैसा होगा? पी कक्षकों का। पी कक्षक आपने कहा है कि जो पी उपकोष में 3 पी कक्षक होते हैं, px, py और pz, ये है। तो इनका आकार आपने बताया है डंबल के जैसा होगा, डंबल। इनको हम नीचे इन फिगर्स की मदद से समझ सकते हैं।
3 ऑर्बिटल हैं, पहला ऑर्बिटल हमने ले लिया px, इसका कैसा होगा px, ये px का फिगर बना हुआ है, ये px ऑर्बिटल है। 3 एक्सिस होती हैं, एक x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, यानी x एक्सिस, y एक्सिस और z, 3 है x, y और z। जब इलेक्ट्रॉन x एक्सिस के अराउंड रोटेशन करेंगे तो ये ऑर्बिटल कौन सा बनाएंगे px, यानी px के ऑर्बिटल x अक्ष को एक्सिस मान के इसके अराउंड रोटेशन करते हैं, तो इनका शेप कैसा हो जाता है डम्बल के जैसे। और p, y और z ये दोनों खाली पड़ी रहती हैं, यानी x अक्ष के परितः इलेक्ट्रॉन रोटेशन करते हैं किस ऑर्बिटल में, px ऑर्बिटल में। तो py ऑर्बिटल जो है इसके इलेक्ट्रॉन कैसा करते हैं, तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन y को अक्ष मान के y अक्ष के परितः रोटेशन करेंगे, यानी जो py कक्षक का ओरिएंटेशन होगा कैसा होगा, ये होगा y अक्ष के परितः, y एक्सिस के अराउंड। तीसरा है pz ऑर्बिटल, इसी तरह से pz ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा होगा, वो pz के अराउंड रोटेशन करेंगे, यानी x का ये हो जाएगा, y का ओरिएंटेशन ये हो जाएगा और z का ओरिएंटेशन z एक्सिस के। तो ये x और y और z तीनों ऑर्बिटल्स आपने देख लिए कि जो p उपकोष है, तो p उपकोष के जो 3 p ऑर्बिटल हैं उनका ओरिएंटेशन कैसा होगा, ये पहला px का पहले ऑर्बिटल का, ये दूसरे ऑर्बिटल का, ये तीसरे ऑर्बिटल। इनको अगर हम मिला के लिख दें किसी एक परमाणु में, हम देखें तो क्या होगा, अगर हम कहें ये परमाणु है, ये दूसरी कक्षा है, ये हम मान लें ये 2p n=2 है, यानी दूसरी ऑर्बिट है, n=2 है, तो इसमें ओरिएंटेशन कैसा होगा इनका, ये नाभिक हमने मान लिया, तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है, ये x, ये y और ये z। तो इसमें ये रोटेशन होगा इस तरह से, इलेक्ट्रॉन px ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन परमाणु में इस तरह से रोटेशन करेंगे, py के इलेक्ट्रॉन यानी py ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इस तरह रोटेशन करेंगे, और pz के इलेक्ट्रॉन किस तरह रोटेशन करेंगे, ये pz के इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन, दूसरी कक्षा का जो p उपकोष है, तो p उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन कैसा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रोटेशन करेंगे, यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, आपने बताया पहले, उसी बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं कि px में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे से रोटेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे से रोटेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे से रोटेट करेंगे दूसरी कक्षा के p उपकोष में। एक चीज यहीं पे और हम आपको क्लियर कर दें, कोई एक ऑर्बिटल बना के, ये नाभिक हमने मान लिया, ये है, इसमें हम सपोज करते हैं py हम ले लेते हैं, py। तो इसमें आपने कहा है 2 इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, और आपने ये भी बताया है हुंड रूल में कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अपोजिट ओरिएंटेशन रखते हैं, यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है, स्पिन है, वो कैसा होता है, विपरीत होता है। तो इसके कहने का मतलब है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर गया फिर इधर आया, फिर ये नीचे गया, फिर नीचे से फिर ये ऊपर ऐसे मुड़ा, इस तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेशन करेगा, इसी एटम में दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेशन करेगा, देखते हैं। इसी उपकोष में ये अगर इधर को जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे को, अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे को जाएगा, नीचे से फिर ऊपर को, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे से रोटेशन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे से रोटेशन करेगा, ये है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनका रोटेशन जो है एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये चीज़ आपने यहीं से समझ ली। तो ये p कक्षकों का अभिविन्यास है। तो इस तरह से ये हो गए। अब इसके बाद हम जानेंगे डी कक्षकों का अभिविन्यास और फिर उसके बाद में एफ कक्षकों का। ठीक है। डी कक्षकों की आकृति आपने बताया था कि डबल डंबल के जैसे होती है, यानी 2 डंबल एक साथ अगर उनको आप रख दीजिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो उनकी आकृति हो जाएगी डबल डंबल के जैसे, यानी वो आकृति हो जाएगी डी ऑर्बिटल्स की, यानी डी ऑर्बिटल का मतलब डी उपकोषों के ऑर्बिटल। तो पहली बात तो एक ये समझ लीजिए कि जो डी ऑर्बिटल पाए जाएंगे तो किस कोश में पाए जाएंगे। पहली बार जो डी ऑर्बिटल हैं वो तीसरी कोश में पाए जाएंगे, यानी
जो इधर देखते हैं s ऑर्बिटल होते हैं ये पहली कोश से शुरू हो जाते हैं, जो p ऑर्बिटल होते हैं दूसरी कोश से शुरू होते हैं, और जो d ऑर्बिटल होते हैं वो तीसरी कोश से शुरू होते हैं, और जो f ऑर्बिटल है वो चौथी कोश से शुरू होते हैं। तो d ऑर्बिटल सबसे पहले आपको थर्ड ऑर्बिट में मिलेंगे, और जो जो ऑर्बिट बढ़ती जाएगी, अब तीसरी ऑर्बिट में मिलेंगे, चौथी ऑर्बिट में फिर मिलेंगे, पांचवी ऑर्बिट में फिर d ऑर्बिटल मिलेंगे। तो ये तीसरी और चौथी जो ऑर्बिटल के d ऑर्बिटल हैं, उपकोशों के d ऑर्बिटल, तो कोश की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो ऑर्बिटल है उनका आकार बढ़ता चला जाएगा। हालांकि जो उनकी आकृति है वो सेम रहेगी, जो उनका शेप है वो तो सेम रहेगा कि होंगे सब इसी टाइप के, लेकिन उनका जो साइज है वो साइज कोश के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। एक तो ये चीज है। दूसरा, डीप कोश में जो 5 ऑर्बिटल आपने बताए हैं उनका ओरिएंटेशन हम देख लेते हैं कैसा होगा। पहले ऑर्बिटल को आपने कहा था, डीप कोश के पहले डी ऑर्बिटल को आपने नाम दिया था dxy। क्या नाम दिया पे? dxy। तो जो dxy ऑर्बिटल है तो इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, यानी dxy ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का ओरिएंटेशन कैसा होगा? तो ये dxy ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन x और y जो एक्सिस है इनके बीच में ओरिएंटेशन करेंगे, x और y। अब इसमें z पे भी हो सकता है, लेकिन उससे हमको नहीं मतलब, हमको केवल एक चीज ये देखनी है कि ना तो x पे ओरिएंटेशन कर रहे हैं ना y पे, x और y के बीच में ओरिएंटेशन कर रहे हैं, तो फिर उस d ऑर्बिटल का नाम हम क्या देंगे? dxy। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो dyz ऑर्बिटल है, कहने का मतलब अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ना y एक्सिस पे ओरिएंटेशन करेंगे ना z पे करेंगे, वो y और z के बीच में जब ओरिएंटेशन करेंगे तब उस d ऑर्बिटल का नाम हम देंगे dyz। और इसी तरह से zx को हम xz भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो xz dxz लिखें चाहे dzx लिखें, दोनों एक ही चीजें हैं। तो जब x और z इन दो एक्सिस के बीच में ओरिएंटेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो फिर इस d ऑर्बिटल को नाम देंगे हम dzx। इसके बाद में अगला आपने बताया है dx² y²। जब इलेक्ट्रॉन x और y एक्सिस पे ओरिएंटेशन करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस पे जब ओरिएंटेशन करेंगे तब उसको हम नाम देंगे x² dx² y²। और जब x और y पे जब नहीं करेंगे तब उसका नाम होगा dxy, और जब xy पे ओरिएंटेशन करेंगे तो उस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? dx² y²। और जो लास्ट यानी 5वां ऑर्बिटल है तो उसको हम dz² से लिखते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो dz पे ही क्या करते हैं? dz पे ओरिएंटेशन करते हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 यानी 4 जो ऑर्बिटल्स हैं, तो उनका जो शेप है वो लगभग सेम है, लेकिन जो dz का शेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन होगा ये भी द्विडंबल। तो वो हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है स्पष्ट, 3D में हमको ये डायग्राम दिखेगा, लेकिन वो कैसे होते हैं? सब डबल डंबल के शेप के होते हैं। तो ये है ओरिएंटेशन किसका? d ऑर्बिटल्स का। 5 ऑर्बिटल होते हैं d में, 5 आपको अलग अलग करके बताएंगे। और जो f ऑर्बिटल होते हैं, तो f ऑर्बिटल की बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जिसको 2D में हम नहीं बना के दिखाते हैं। तो इस तरह से आप जान पाए कि जो आकार होता है और आकृति होती है, और उसके साथ में जो ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है। अब एक टॉपिक ये आपका कंप्लीट हुआ, यानी शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब दूसरा इसी में हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे कि नोड क्या होते हैं और नोडल प्लेन क्या होते हैं। ठीक है। तो नोड क्या होते हैं, नोडल प्लेन क्या होते हैं? नोड हमने आपको कक्षक की डिफिनेशन ऐसे बताई थी कि नाभिक के बाहर के वे त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है वो कक्षक कहलाते हैं। और किसी नाभिक के बाहर या किसी ऑर्बिटल में वे बिंदु अथवा वे त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नथिंग है, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, उन बिंदुओं को, उन क्षेत्रों को हम कहते हैं नोड। ठीक है। यानी नाभिक के बाहर या ऑर्बिटल्स में जहां पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होगी, उन त्रिविमीय क्षेत्रों को हम कहेंगे नोड। और जो नोड होते हैं, नोड, इन्हीं नोड को ही हम कहते हैं नोडल
सतह, हम उसको नोड कह लें या उसी को हम कहते हैं नोडल सतह यानी नोडल सरफेस। ये आप देख सकते हैं कि ये 1s, इसी फिगर में आप समझ लीजिए इसको, 1s ये ऑर्बिटल है और ये 2s ऑर्बिटल है। तो इसमें आपने बताया बीच में जो एनर्जी गैप होता है यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रुकता है इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, इस त्रिविमीय क्षेत्र को हम कहेंगे नोड या नोडल सरफेस। क्या कहेंगे, नोड या नोडल सरफेस। अच्छा, तो नोडल सतह क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? ऑर्बिटल्स के बीच में कभी कभी कुछ सतहों का निर्माण हो जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये इस ऑर्बिटल को आप देख लीजिए, px ऑर्बिटल को। px ऑर्बिटल में अगर यहां पे हम प्लेन खींचें इस टाइप से, इस टाइप से अगर हम एक प्लेन खींचें तो ये देख सकते हैं आप, ये प्लेन कहाँ के गुजर रहा है? ये प्लेन बिल्कुल नाभिक के बीच से होकर गुजर रहा है। कहने का मतलब दो जो लोब्स इसके दिख रहे हैं तो उसके बीच में अगर एक हम पतली स्लिट रखें कांच की तो दोनों को दो भाग में डिवाइड कर देगा। तो ये जो एरिया बनेगा एक सतह ई एरिया, एक भाई एक लीनियर एरिया बनेगा। तो इस एरिया को, इस सतह को या कह लीजिए इस तल को क्या हम कहेंगे, नोडल तल। तो नोडल सतह पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है और नोडल तल में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है, यानी यहाँ पे आवेश घनत्व शून्य होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो नाभिक के बाहर के वे त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है नोड या नोडल सतह कहलाते हैं, और नाभिक के बाहर के वे तल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व शून्य होता है या जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है उनको हम नोडल तल बोलते हैं, यानी नोडल प्लेन कहते हैं। तो ये 1s और 2s के बीच में आपको नोडल सरफेस दिख रही है, यानी नोड दिख रहा है। और इसी तरह से अगला फिर जब नया ऑर्बिटल आएगा, नया कक्षक आए तो उसके बीच में फिर नोड बनेंगे यानी नोडल प्लेन बनेंगे। और इसी तरह से आप ये देखिए नोडल कक्षक नोडल प्लेन बन रहे हैं। तो इस तरह से आप नोडल प्लेन दिखा सकते हैं, ये है नोडल प्लेन। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन नोड एंड नोडल प्लेन्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक अब हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।